डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स द नॉलेज ऑफ नेचर। आज माइंड मैप सीरीज में एमएसटी सीईटी 2025 में आज हम एटम्स और न्यूक्लियाई जो कॉमन एक चैप्टर है उसमें से एटम वाला पोर्शन कवर कर रहे हैं। देखिए सीईटी या बोर्ड का जो सिलेबस है उसमें दोनों चैप्टर को मर्ज करके एक ही चैप्टर रखा है, लेकिन अगर नीट की बात करेंगे तो वी आर हैविंग टू सेपरेट चैप्टर्स। तो हम क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में पढ़ लेंगे। पहले पार्ट में हम जो है एटम से रिलेटेड जो है डिस्कशन करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक माइंड मैप हम अच्छे से कवर कर लेंगे। देखिए जो जैसे एटम वाला पार्ट है तो आपको जो एनसीईआरटी होती है उसमें सिंपली एटम्स बोल के चैप्टर का नाम रहेगा, ठीक है, या एटॉमिक स्ट्रक्चर। और यहाँ पे जो बोर्ड का जो सिलेबस है या बोर्ड की जो बुक है उसमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियाई, इस तरह से आपको जो है नेम रहेगा। खैर ठीक है, नेम जो भी रहे ओके। तो पहले पार्ट में हम एटम पढ़ेंगे, दूसरे पार्ट में हम न्यूक्लियाई पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जैसे यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर पढ़ना है, स्टार्टिंग पार्ट में क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। तो सबसे पहले जो है जो थॉमसन थे उन्होंने स्ट्रक्चर बताया था, ओके, कि जो है उन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी और उन्होंने बोला था कि भाई ये जो एटम होता है ना भाई, इसमें जो है एक निगेटिव पार्ट भी होता है। उसके बेसिस पे उन्होंने एटम का स्ट्रक्चर बताया था, ठीक है। तो सबसे पहला जो मॉडल था वो था प्लम पुडिंग मॉडल, या उसको हम वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। तो किस तरह का कि भाई जो प्लम पुडिंग केक जो होता है और उसमें बीच में कुछ नट्स होते हैं, तो उन्होंने बोला था कि ये जो पूरा केक है ये जो है ना एक जो है पॉजिटिव चार्ज है पूरी तरह फैला हुआ, और बीच बीच में जो नट्स है वो नेगेटिव चार्ज है। इस तरह से उन्होंने बताया था। या सेम एग्जांपल उन्होंने वाटरमेलन के लिए बोला था कि वाटरमेलन में जो सारा जो है रेड जो पोर्शन होता है वो उसको उन्होंने पॉजिटिव चार्ज बताया था, और बीच में जो सीड्स होते हैं उसको उन्होंने नेगेटिव चार्ज बताया था, ठीक है। तो ये मॉडल उन्होंने अपनी समझ से जो है बता दिया था, ठीक है। अब देखिए इसी के ऊपर काम किया उन्हीं के स्टूडेंट ने जिसका नाम था अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड मॉडल जो है बाद में आया है कि उन्होंने इस मॉडल के ऊपर वर्क किया था, ठीक है, कि भाई ये जो बताया है थॉमसन ने उसको ये तो उन्होंने ऐसे जनरली बता दिया, ठीक है ना भाई, एक्सपेरिमेंट तो करके नहीं बताया, कुछ रिजल्ट्स नहीं बताए थे। तो अब जो है ना उसके ऊपर वर्क किया था रदरफोर्ड ने। तो रदरफोर्ड इसी के हिसाब से काम कर रहे थे। तो उन्होंने जो है जो अल्फा पार्टिकल जो सॉरी एक्सपेरिमेंट था, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। तो वो जो एक्सपेरिमेंट है उसके बेसिस पर उसके बेसिस पर उन्होंने अपना एक नया मॉडल बताया, क्योंकि वो जो एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट थे वो इस मॉडल को मतलब जो है ना सपोर्ट नहीं कर रहे थे, इसके अगेंस्ट में उसके रिजल्ट आए थे और वो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हो रहा था। तो इसलिए ये पहला मॉडल जो है वो रॉन्ग प्रूफ हो गया, ठीक है। तो क्या था ये मॉडल, तो इस मॉडल में जो है ना जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे तो उसमें क्या रिजल्ट आए, क्या ऑब्जर्वेशन आए। देखिए गोल्ड फॉइल पे ऐसे जो है ना अल्फा पार्टिकल हिट कर रहे हैं, ठीक है, और फॉइल इतनी थिन कर दी गई कि वहां पे एटम की एक ही लेयर आए, इस तरह से इतनी थिन की गई। तो हमें पता है कि जैसे जो गोल्ड होता है ना उसको बहुत थिन किया जा सकता है, उसकी फॉइल जो है ना बहुत कम थिकनेस की बन सकती है, तो इसलिए वहां पे गोल्ड फॉइल को यूज किया गया। अब गोल्ड फॉइल से जो है ना अब ऐसे जो अल्फा पार्टिकल है वो हिट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब वो हिट करना चाहिए था कैसे, कि भाई अगर इसके हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पे ये पूरा की पूरा जो मॉडल है यहाँ पे सब जगह पे पूरा जो है ना यहाँ ये क्या है, तो भाई ये पॉजिटिव चार्ज था थॉमसन मॉडल के हिसाब से, और यहाँ पे बीच बीच में जो है ना सपोज सीड्स है, तो ये पूरा पॉजिटिव चार्ज है, तो अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव चार्ज, तो इससे जब ये ऐसे इस तरफ जाएगा तो ये सब के सब इससे रिपेल होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सो जो है मोर देन 99.86%, कितना 99.86%, 99.86% इतने अल्फा पार्टिकल का डेविएशन लेस देन 1 डिग्री, लेस देन 1 डिग्री, ये जो डेविएशन आया है डेल्टा लिख देता हूं, चलो मैं ये डेविएशन, सो डेविएशन लेस देन 1 डिग्री आया, तो इसका मतलब यहाँ पे डेविएशन हुआ नहीं, इससे जो है रिपेल ही नहीं हुए, तो इसका मतलब ये सब जगह पे पॉजिटिव चार्ज
नहीं है, ओके, पॉजिटिव चार्ज नहीं है। सो हार्डली 0.14% का डेविएशन मोर देन 1 डिग्री था, ओके। तो ये रिजल्ट सामने आया, तो उसके बेसिस पे ये समझ में आ गया कि भाई यहाँ पे सब जगह पॉजिटिव चार्ज नहीं है। अब उन्होंने क्या देखा कि बहुत ही कम, ओके, लगभग 8000, ओके, 8000 में से एक अल्फा पार्टिकल एग्जैक्टली, ओके, ऐसे जाके जैसा ना ये वापस हो जा रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे सेंटर में कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज है जिसकी वजह से ये रिपेल हो रहा है। तो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट देखा कि यहाँ से तकरीबन ये ऐसे जो है ना चले जा रहे हैं, उसके अतराफ से जो है ना भैया ये जो है ना एटम्स अगर है यहाँ पे, ये जो है ना न्यूक्लियस बताया हमने, ये पूरा एटम्स, तो एटम में से ऐसे जो है ना बिना डेविएशन के चले जा रहे हैं, ओके, बिना डेविएशन के चले जा रहे हैं। इसका मतलब एटम में पूरा खाली पड़ा है, वहां पे कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, वहां पे कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है। ये जो एग्जैक्टली रिपेल हो रहा है वो सेंटर पे जाने से हो रहा है, सेंटर की लाइन पे ऐसे जाने से। तो इसका मतलब सिर्फ यहाँ सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है जिसकी वजह से वो रिपेल हो रहा है। तो जब ये एक्सपेरिमेंट हुए, इसके ऑब्जर्वेशन सामने आए, तो रदरफोर्ड ने अपना मॉडल बताया जिसका नाम रखा गया, ओके, प्लैनेटरी मॉडल या न्यूक्लियर मॉडल भी बोला जाता है। क्यों? कि इसी मॉडल से न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई है, ओके, बीच में जो पॉजिटिव चार्ज है उसी को बोला गया, ओके, न्यूक्लियस। तो यहाँ पे इस मॉडल के अकॉर्डिंग, ओके, पूरा की पूरा एटम जो है लगभग, ओके, हॉलो है, ओके, हॉलो पूरा खुला है, बीच मतलब उसके अंदर कुछ है नहीं, सिर्फ बीच में आपको सेंटर में, ओके, बहुत ज्यादा डेंसिटी वाला आपको न्यूक्लियस मिलेगा। और जब ये चेक किया गया, ओके, डेंसिटी यहाँ पे बहुत ज्यादा आई है और बीच में पूरा खाली था, तो एटम का जो लगभग 99.9% मास जो है ये जो सेंटर था उस पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा था, ओके, कितना 99.9% मास, कितना, तो ये फिगर आप याद रखो, 99.9% मास कहां पे, तो ये उसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। तो ये इसका मतलब ये समझ में आया कि बाकी जो पोर्शन है वहां का मास बहुत कम है, ओके, वहां का मास बहुत कम है। तो यहाँ पे अराउंड में जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, नेगेटिव चार्ज है, बीच में पूरा की पूरा एटम का जो मास है वो सेंटर में ही कॉन्सेंट्रेट करता है। तो ये जो है कुछ चीजें जो है इस मॉडल के, या जो एक्सपेरिमेंट किया गया गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, ओके, उसके बेसिस पर आए और उसके हिसाब से ये मॉडल जो है स्ट्रक्चर जो है बताया गया, और ये रिप्रेजेंटेशन जो स्ट्रक्चर है अभी भी ऐसा ही माना जाता है। हाँ, उसके कुछ चीजें जो ड्रॉबैक थी उसको कुछ इंप्रूव किया गया, ओके। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो आज भी इसी तरह मानते हैं कि सेंटर में न्यूक्लियस है और उसके अराउंड में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, ये इस तरह का जो मॉडल है। और इसको जो नाम दे दिया गया प्लैनेटरी मॉडल, क्यों, तो सेंटर में जैसे हमारा जो है यूनिवर्स है, ओके, तो उसमें क्या होता है, ओके, सेंटर में जो है सन है, उसके अराउंड में प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं, तो ऐसा ही यहाँ पे इसको सन मान लिया, इसके अराउंड में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं उसको प्लैनेट्स मान लिया, तो इस तरह से इसका नाम ये दिया गया, ठीक है। चले अब देखो, ये मैंने कुछ चीजें यहाँ पे आपको दोनों मॉडल से रिलेटेड बता दी। अब ये जो 2-3 पॉइंट है ना वो सीईटी के हिसाब से उतने इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन नीट के हिसाब से हो सकते हैं, ओके। तो क्या है वो कि भाई ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया उसमें ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ओके, जो डिटेक्ट हो रहे हैं अलग अलग एंगल के हिसाब से, यहाँ पे जो बोला है मैंने कि भाई ये तकरीबन जो है ना ये 99.86%, ओके, लेस देन 1 डिग्री डेविएशन के साथ चले जा रहे हैं, मतलब उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ग्राफ बताया गया, तो इसमें क्या है कि भाई जो स्कैटरिंग एंगल और ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं ये इनका रिलेशन यहाँ पे क्या वैसा बताया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ग्राफ जो है देखो हाइपरबोलिक। तो अब क्वेश्चन पूछ सकता है इसके ऊपर कि भाई नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताओ, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना, बस याद रख लो, n इज इक्वल टू के जेड स्क्वायर डिवाइड बाय साइन रेस टू 4 थीटा बाई 2। थीटा ये स्कैटरिंग एंगल है, ये जो एंगल हो रहा है ये ऐसे जो जा रहा है ना, ये इस एंगल को बोला गया, तो आपको एंगल दे देगा। इसमें z क्या है, तो सॉरी z तो एटॉमिक नंबर है, k क्या है, तो ये जो फॉइल यूज की गई उस मटेरियल के हिसाब से कांस्टेंट है, तो आपको क्वेश्चन में दे देगा। सिंपल फॉर्मूला याद रहना इंपॉर्टेंट है, ओके, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन दी भी रहेगी, हमें फॉर्मूला याद नहीं रहता, इस वजह से क्या होता है कि भाई ये जो है ना हम मिस कर जाते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, के जेड स्क्वायर डिवाइड बाय साइन की पावर 4 थीटा बाई 2, ठीक है। तो उसमें के क्या है,
इट्स ए कांस्टेंट डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल ऑफ द फॉइल। ठीक है, चलो अब देखिए दूसरी एक पॉइंट है इम्पैक्ट पैरामीटर। तो आपको एनसीईआरटी में क्या करता है कि भाई यहाँ पे जो है ना साथ में आपको जो ट्रैजेक्टरी पाथ ऑफ अल्फा पार्टिकल, जैसे ये जा रहा है अल्फा पार्टिकल सेंटर से जाएगा तो जाके ये वापस हो जाएगा, इधर से जाएगा तो थोड़ा सा डेविएट होते हुए जाएगा, जितने दूर जाएगा डेविएशन कम होते चला जाएगा। क्यों? कि इसके ऊपर लगने वाली फोर्स कम से कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो ये जो है ना यहाँ पे जो टर्म है इम्पैक्ट पैरामीटर, ये इनिशियली जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, ये अल्फा पार्टिकल की जो डायरेक्शन होगी उसका इस सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो ये वाले अल्फा पार्टिकल का, अगर ये पार्टिकल है, ओके, ये अल्फा पार्टिकल ऐसे जा रहा है, ये वाला ये ऐसे जा रहा है सपोज, ठीक है, और ये पार्टिकल ये ऐसे जा रहा है सपोज, तो इसका ये वाला हो जाएगा इम्पैक्ट पैरामीटर। ठीक है, बढ़ के आ जाएगा। और जो एकदम ये सेंटर से जा रहा है इसका इम्पैक्ट पैरामीटर, इस वाले के लिए बी की वैल्यू 0 हो जाएगी। अच्छा, स्कैटरिंग एंगल कितना होगा? ये ऐसे जाते 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 ये रिपेल करेगा उसको, ओके, तो इसको क्या लगेगी? डिसेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन लगेगा, तो इसकी स्पीड कम होते होते 0 हो जाएगी। अभी भी फोर्स लग रही है तो ये वापस जाना शुरू हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो इसकी अपनी काइनेटिक एनर्जी इसको दिए हुई है, इसकी वजह से ये करीब आ रहा है, धीरे 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 उसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद वापस ये और फोर्स लगा रहा है तो ये वापस जो है वही पोटेंशियल एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी में वापस कन्वर्ट होगी और ये वापस जाएगा। सो रिटर्निंग बैक। तो यहाँ इस वाले केस में इम्पैक्ट पैरामीटर 0 हो जाएगा। एंगल कितना हो रहा है? ये जाके वापस हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पे एंगल जो होगा स्कैटरिंग एंगल, दैट विल बी ओके, थीटा विल बी 180 डिग्री, या इसको हम पाई बोलेंगे जो यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे हमने पहले ये बता दिया कि अभी स्कैटरिंग एंगल अगर थीटा ये जो पाई होगा तो पैरामीटर सॉरी इम्पैक्ट पैरामीटर कितना आएगा? 0 आएगा। और अगर ये जो स्कैटरिंग एंगल 0 मतलब कुछ नहीं, ये ऐसे बस चले जा रहे हैं, यहाँ बताता हूँ, ये ऐसे जा रहे हैं, कोई मतलब इसके अंदर चेंज ही नहीं है, ओके, कोई स्कैटरिंग मतलब है ही नहीं, थीटा की वैल्यू 0, तो ये बहुत दूर होगा, प्रैक्टिकली ए लार्ज वैल्यू, आइडियली इनफाइनाइट होगा, ये आइडियली लिखा हमने, प्रैक्टिकली क्या होगा? लार्ज वैल्यू। ठीक है, एक और पॉइंट जो है नीट के हिसाब से आप याद रखिए, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ओके, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है ये? तो देखो जब ये एग्जैक्टली ये करीब से करीब कहां तक जा सकता है, तो देखो ये ऐसे करीब जा रहा है, सो दिस इज ओके, यहां से वह वापस पलट रहा है, सो दिस इज कॉल्ड एज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो क्या है फॉर्मूला? सिंपल याद रख लो, आर नॉट इज इक्वल टू 1/4πε0 टू ZE² अपॉन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इसके हिसाब काइनेटिक एनर्जी, अब हो सकता है आपको स्पीड और मास दे दे उसका, ठीक है, या डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी दे दे। काइनेटिक एनर्जी नहीं दिया, मास और स्पीड दिया, तो हाफ mv² लिख के आप जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये 2-3 चीजें थोड़ा सा आप नीट के हिसाब से भी याद रख ले। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक 2-3 पॉइंट जो है ना एडिशनली मैंने बता दिया नीट के हिसाब से भी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। ओके, नेक्स्ट, अब जो ये एटम का स्ट्रक्चर, जैसे 2 हम मॉडल देख लिए, अब इसका साइज, ओके, तो रदरफोर्ड मॉडल ने उसके साइज को मेंशन किया। चलिए आप पॉज करके कॉपी कर लो। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम। अब ये रदरफोर्ड मॉडल हम आगे बढ़ाते चलेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो भी उन्होंने ऑब्जर्वेशन किए थे उसके बेसिस पर उन्होंने जो है जो एटम का साइज है, ओके, वो बताया, साइज ऑफ द एटम। तो यहाँ पे हम साइज जो है ना रेडियस से इंडिकेट करते हैं, रेडियस ऑफ एटम। तो ये जो है ना 10⁻⁻10 मीटर। इसी तरह रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, चलो यहाँ पे सिंगल के फॉर्म में लिखेंगे, तो ये जो है ना 10⁻⁻15 मीटर इस ऑर्डर में रहेगी। इसको जो है ना फर्मी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फर्मी, ओके, या फेम्टोमीटर, और ये एंगस्ट्रॉम यूनिट। ठीक है, तो इस रेंज में जो है ये एटम का रेडियस, और इस रेंज में फर्मी के रेंज में न्यूक्लियस का जो है रेडियस रहेगा। ठीक है, तो ये आपको साइज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल गई। अब देखिए इसके बाद जो है ना इस मॉडल के ड्रॉबैक क्या थे? ओके, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। ओके, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। अब देखिए इसमें सबसे पहले
अब दोनों मॉडल भी एक दूसरे से दोनों भी जो ड्रॉबैक्स है लगभग एक दूसरे से रिलेटेड ही है, उसी कंसेप्ट के ऊपर है। पहला ये था कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, सो मींस दे आर डूइंग सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन कर रहे हैं इसका मतलब एक्सेलरेटेड मोशन में, और एक्सेलरेटेड जो मोशन करेगा चार्ज, तो इट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जो चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन करता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट करता है। तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मतलब रेडिएशन जो है जनरेट कर रहा है, रेडिएशन जो है वो रिलीज कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा कि भाई ये जो है ना इस तरह से, यहाँ पे सपोज न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन जो है ना ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, तो अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ईएम वेव जो है रिलीज कर रेडिएट करते चले जा रहा, तो इसकी एनर्जी कम होते चले जाएगी। इसका मतलब क्या होगा कि भाई इसकी एनर्जी कम होगी तो ये और करीब आते जाएगा, करीब आते जाएगा, करीब आते जाएगा, इसकी एनर्जी कम हो रही तो इसका जो है ना ये रेडियस क्या होते जाएगा, कम होते हुए चले जाएगा। कम होते 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 इतना कम हो जाएगा कि ये जो है ना न्यूक्लियस से कोलाइड कर जाएगा। ओके, न्यूक्लियस से क्या हो जाएगा, कोलाइड कर जाएगा। तो ये जो है ना न्यूक्लियस से कोलाइड कर रहा है मतलब अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है ना, इसकी स्टेबिलिटी बाकी नहीं रहेगी, मतलब एक्चुअल स्ट्रक्चर अब बाकी नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ओके, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। हम सारे मटेरियल देख रहे हो तो स्टेबल है, ओके, तो ये इस तरह का कोई फेनोमेना ही नहीं होता। लेकिन जो मैक्सवेल की थ्योरी थी उन्होंने जो बताया था कि अगर कोई चार्ज एक्सेलरेटेड है तो उससे ईएम वेव रेडिएट होगी, तो मतलब एनर्जी रेडिएट हो रही, तो एनर्जी रेडिएट होगी तो इसका लेवल कम होते चलेगा, लेवल कम होगा तो उसका रेडियस कम होता चला जाएगा। तो यहाँ पे ये एक प्रॉब्लम बताया था। अब ये ड्रॉबैक है, इसी से रिलेटेड दूसरा ड्रॉबैक है, तो ये है ड्रॉबैक 1, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे दूसरा ड्रॉबैक क्या है कि भाई अकॉर्डिंग टू दिस ये जैसे सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो एनर्जी रेडिएट हो रही है हर पॉसिबल फ्रीक्वेंसी की जो है ना रेडिएशन रिलीज हो रही है, रेडिएट हो रही है। लेकिन जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा आता है, ये जो रेडिएशन रिलीज हो रही है उसका जो स्पेक्ट्रम आता है वो कंटिन्यूअस नहीं आ रहा है, यहाँ पे कंटिन्यूअसली रेडिएशन रिलीज हो रही है, तो हमको स्पेक्ट्रम कैसा मिलना, कंटिन्यूअस का, मतलब हर पॉसिबल फ्रीक्वेंसी की हमको जो है ना वो रेडिएशन नजर आना चाहिए, या हर पॉसिबल वेवलेंथ की जो है ना हमको रेडिएशन मिलना चाहिए। तो अगर हम वो स्पेक्ट्रम को ड्रॉ करें तो स्पेक्ट्रम जब ऑब्जर्वेशन किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया, तो हमको ये जो हाइड्रोजन एटम की बात अगर करें या जो भी एटॉमिक जो स्पेक्ट्रम की बात करें किसी भी, तो वो जो है ना हमको कैसा मिला, डिस्क्रीट मिला। कैसा मिला, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस नहीं मिला, ओके, कंटिन्यूअस नहीं मिला। आप डिटेल लेक्चर देख सकते हैं डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में क्या फर्क होता है। तो डिस्क्रीट में क्या होगा कि भाई आपको गैप गैप से जो है ना वो पर्टिकुलर, जैसे अगर हम विजिबल स्पेक्ट्रम की बात करेंगे तो आपको जो है ना बीच बीच में जैसे कलर के लाइन दिखेंगे, और अगर उसी को अगर हम जो विजिबल स्पेक्ट्रम है उसके कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो जैसे सबसे पहले सबसे अगर ज्यादा वेवलेंथ वाली जो कलर की लाइट होती है वो रेड होती है, तो रेड के बाद से किस तरह से येलो चेंज हो रहा, ऐसा रेड का हिस्सा, ओके, ये यहाँ पे रेड, और उसके बाजू यहाँ पे ये पूरा रेड है, और इसके बाजू एकदम से येलो, सॉरी ऑरेंज नहीं आएगा, यहाँ पे जो है ना ये जो है ना ऑरेंज एकदम से चेंज होके नहीं आएगा, ये स्लोली रेड से चेंज होते ऑरेंज होगा, ऑरेंज से चेंज होते स्लोली वो येलो, तो हमको समझ में नहीं आएगा कहाँ से चेंज हो रहा है। सो दैट इज कॉल्ड एज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो ये जो है ना एक तो ये था स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, और दूसरा था ओके कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा ये जो है इनके अकॉर्डिंग कंटिन्यूअस आता था, ओके, इनके अकॉर्डिंग कंटिन्यूअस आता था, बट रियलिटी में क्या है कि ये जो है आपको कैसा मिलेगा, डिस्क्रीट मिलेगा, ओके, अकॉर्डिंग टू दिस, ओके, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है, यहां पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल, बट इन रियलिटी क्या होता है, डिस्क्रीट आता है। कैसा आता है, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम आता है। तो ये दो मेन ड्रॉबैक है। थर्ड ड्रॉबैक ये आप मान सकते हैं, ओके, ये लिख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको भी ये मॉडल
एक्सप्लेन नहीं किया है किस तरह की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो होते हैं रिवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है जैसे 1s2 2s2 ऐसा जो हम लिखते हैं, सो दैट कॉन्फ़िगरेशन जो है इस मॉडल के अकॉर्डिंग ओके एक्सप्लेन नहीं गई। सो नो इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, इट इज नॉट गिविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चले, ये जो है हमने सारी चीजें अच्छे से समझ ली है। ठीक है, चलो आप पॉज करके कॉपी करो। ओके, सो चलिए अब ये यहाँ पे जो है रदरफोर्ड मॉडल जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हाँ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मॉडल है ओके बोर्स एटॉमिक मॉडल। चले यही हेडिंग लगा देंगे हम, बोर्स मॉडल, या चलो रब कर देते हैं, यहां से लिखेंगे फिर से। सो बोर्स मॉडल, बोर्स ने रदरफोर्ड के मॉडल को मॉडिफाई किया। ठीक है, मतलब ये जो ड्रॉबैक थे उनको उसने डिस्कस किया, उसके लिए ओके मॉडिफिकेशन किया। क्या है सबसे पहले अब इनके जो मॉडल के, तो जो ड्रॉबैक थे मेन कि अभी जैसे हमने पढ़ा कि जो सर्कुलर मोशन में जो एनर्जी रेडिएट हो रही थी और जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा आ रहा था उससे रिलेटेड इसने सॉल्यूशन दिया। तो उसके लिए उसने जो है ना कुछ पोस्टुलेट्स बताए। तो चलिए हम लिखते हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट जो मॉडिफिकेशन किया उनके इसके लिए उन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स बताए। ओके, पोस्टुलेट्स, तो यहाँ पे ये जो पोस्टुलेट्स दिए है उसमें से सबसे पहला पोस्टुलेट कि यहाँ पर उन्होंने मेनली ये बात की कि मैं जो मॉडल डिस्कस कर रहा हूँ दैट इज मेनली फॉर ओके हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम, मतलब जो सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला रहेगा। तो उन्होंने अपना मॉडल सिंगल इलेक्ट्रॉन तक ही एक्सप्लेन कर पाए। तो अब उन्होंने क्या दिया है ओके पोस्टुलेट्स में क्या बताया कि जैसे ओके इलेक्ट्रॉन तो रिवॉल्व कर रहे हैं, ये बात को मान लिया गया। ओके, वो सर्कुलर ऑर्बिट में ही रिवॉल्व कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन ही कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ पे एक कंसेप्ट रखा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ओके दे में रिवॉल्व। ओके, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग, और इलेक्ट्रॉन्स में रिवॉल्व in certain stable orbits without radiating energy, without radiating energy। मतलब सर्कुलर मोशन तो करेंगे, लेकिन यहां उन्होंने ये बोल दिया कि भाई ये एटम के अंदर ओके ये वाला कंसेप्ट नहीं चलेगा जो मैक्सवेल ने बताया था कि सर्कुलर चार्ज या जो एक्सेलरेटिंग चार्ज होता है वो रेडिएशन को रिलीज करता है या रेडिएट करता है। ठीक है, तो ये जो है ना एटॉमिक स्ट्रक्चर ओके एटॉमिक थ्योरी में नहीं चलेगा। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन एक सर्टेन ऑर्बिट पर बिना एनर्जी रेडिएट के रिवॉल्व कर सकते हैं, सब जगह नहीं ओके कुछ जगह पर, तो उसको बोला जाता है ओके स्टेबल ऑर्बिट या स्टेशनरी ऑर्बिट, उसको बोलते हैं स्टेशनरी या स्टेबल ऑर्बिट। तो ये कहां रहेंगे, दूसरे पोस्टुलेट में उन्होंने बताया कि जहां पर ओके जहां पर जो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम होगा ओके एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। सो at this place ये स्टेबल ऑर्बिट रहेंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन कहां रिवॉल्व करेगा बिना एनर्जी रेडिएट करेंगे, जहां पे उसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई होगा। इसी तरह तीसरा उन्होंने पोस्टुलेट्स बोला कि अगर हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पे वो या हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट पे अगर इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है तो यहां पर ओके वो फोटोन को जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है उतनी एनर्जी का फोटोन रिलीज करेगा। तो E इनिशियल माइनस E फाइनल विल बी इक्वल टू h। तो इतनी एनर्जी का फोटोन इज रिलीज्ड ओके ऑफ दिस एनर्जी। सो इतनी एनर्जी, ये जो डिफरेंस हो रहा है उतनी एनर्जी का फोटोन रिलीज कर देगा। तो जो डिफरेंस है ओके ये कुछ चीजें बताएं कि ऐसा हो सकता है कि भाई जो है इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आ जाए,
तो अब वहां तो एनर्जी कम लग रही, तो एक्सेस एनर्जी क्या करेगा, उस एक्सेस एनर्जी फोटोन के फॉर्म में रिलीज हो जाएगी। तो ये जो है उन्होंने जो है अपने मॉडल के लिए पोस्टुलेट्स बताए थे। अब देखो इसके थ्रू जो है ना कई सारे एक्सप्रेशन है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली जैसे जो है देख सकते हैं, मैं लिखते चलता हूँ। सबसे पहले कि भैया इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी या सिंपली ऑर्बिटल स्पीड आप बोले या स्पीड बोले, तो ये जो है कितनी हो जाती है, तो v इज इक्वल टू किसी भी ऑर्बिट nth ऑर्बिट में कितना 2.2 इंटू 10 की पावर 6, 2.2 इंटू 10 की पावर 6। ओके, वो सारे सिंप्लीफाई करके हमने यहाँ लिख दिया डायरेक्टली। अगर आपको एटॉमिक नंबर और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब कौन से लेवल का ऑर्बिट है, अगर ये पता है तो आप इजीली उसकी स्पीड पता कर सकते हैं। ओके, तो अगर हमने हाइड्रोजन की बात की, ओके, तो हाइड्रोजन के लिए z का वैल्यू 1, और अगर हमने बोर ऑर्बिट, अच्छा यहाँ बोर ऑर्बिट किसे कहते हैं वो भी देख लो, बोर ऑर्बिट, सो n इज इक्वल टू 1 फॉर हाइड्रोजन एटम, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ग्राउंड लेवल पे जो रहेगा, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट ऑर्बिट है हाइड्रोजन एटम का, उसको क्या बोला जाता है, बोर ऑर्बिट, और इसके रेडियस को बोला जाता है बोर रेडियस, ठीक है। इसको बताता हूं मैं, ठीक है, इसको बताता हूं आगे, ठीक है। चले, तो ये आ गया। चलो अब जो है ना, अगर हम रेडियस की बात करें, आर एन इज इक्वल टू nth ऑर्बिट का रेडियस कितना होगा, तो यहां पर भी सारी सिंप्लीफिकेशन अगर हम कर देंगे, ओके, तो ये हो जाएगा आपका 0.53 इंटू n स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम यूनिट। ओके, चाहे तो आप यहां ऐसे लिख सकते हैं 0.53 इंटू 10 की पावर माइनस 10 n स्क्वायर बाई जेड, तो 10 की पावर माइनस 10 को हमने क्या लिखा, एंगस्ट्रॉम यूनिट। तो देखो ये वाला आ गया, ठीक है। तो आप जो है ना, ये जो है ओके बोर रेडियस, तो z की वैल्यू 1 हाइड्रोजन के लिए, और पहला ऑर्बिट n की वैल्यू 1, तो सिंपली ये जो बोर रेडियस है, बोर रेडियस को a0 से डिनोट किया जाता है, तो a0 विल बी इक्वल टू 0.53 एंगस्ट्रॉम यूनिट, ये इस तरह से आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे अगर हमने ये देखा, ये ओके, सो आर एन इज इक्वल टू ये जो है ओके 0.53, तो हम लिख सकते हैं a0 टाइम्स n स्क्वायर बाई जेड। ओके, तो ये जो है डायरेक्टली इस तरह का रिलेशन बन रहा है, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे ये जो है ये तो कांस्टेंट है, तो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, n स्क्वायर के। तो जनरली हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं तो z की वैल्यू 1 ले लेते हैं। हाइड्रोजन लाइक एटम अगर बोल देगा तो फिर उसके हिसाब से z की वैल्यू बदलेगी, बट इन जनरल जब हम हाइड्रोजन एटम बोलेंगे तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो है हमने फॉर्मूले देख लिए। इसी तरह से आप जो है जैसे टाइम पीरियड हो गया, ओके। अच्छा, और एक चीज यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये जो v लिखा हमने vn इज इक्वल टू, इसको जो है ना स्पीड ऑफ लाइट के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। व्हाट इज द रिलेशन, सो 137 टाइम्स कम होती है, ओके। यहाँ पे जो nth ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, या nth ऑर्बिट के बजाय ये जो पहला, सॉरी, n इज इक्वल टू 1 पे ले लो, ये n इज इक्वल टू 1 पे ले लो, ओके। तो यहाँ पे कितनी होती है ये स्पीड ऑफ लाइट से कंपेयर करें तो 137 टाइम्स कम होती है। तो आपको जो है ना ये क्वेश्चन अब थोड़ा सा पुराना हो गया, तो इसमें क्या करता है वो चेंज करके पूछेगा, किसी और मतलब जो है ना एलिमेंट की बात करेगा, एटॉमिक नंबर बदल के आ जाएगा उसके हिसाब से, या किसी और ऑर्बिट के लिए पूछेगा। तो आप इसको अच्छे से याद रखें, क्वेश्चन बन सकता है वैसा, ठीक है। चलो अब देखो आगे जो है ना, यहाँ पे आपको टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, उसके लिए भी पूछ सकता है। तो ये मैं रब कर देता हूं इधर का, ठीक है। चलो आप पॉज करके पहले कॉपी कर लो, ठीक है। चलिए अब जो है टाइम पीरियड, तो आप यहाँ पे अच्छे से याद रख लो कि भाई ये वेलोसिटी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसी तरह से रेडियस की बात करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, ओके, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z। जितना जो है रेडियस, ओके, ये नंबर बढ़ेगा, रेडियस का साइज बढ़ेगा, ओके। चले, तो अब हम देखते हैं, ओके, टाइम पीरियड। नेक्स्ट फॉर्मूला आप टाइम पीरियड के लिए ले सकते हैं, तो टाइम पीरियड से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन बन सकता है। सो टाइम पीरियड फॉर nth ऑर्बिट,
ओके, nth ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसका जो है टाइम पीरियड क्या होगा, तो 1.5 इंटू 10 की पावर -16। ओके, यहाँ पे जो n और z की जो प्रोपोर्शनलिटी रहती n क्यूब डिवाइड बाय z स्क्वायर। इसी तरह फ्रीक्वेंसी के लिए अगर बात करेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना, इसका उल्टा हो जाएगा। आप चाहे तो इसको उल्टा करके लिख सकते हैं, तो 1.5 को हम 3/2 लिखते हैं तो उल्टा हो जाएगा 2/3, तो ये बन जाएगा आपका 2/3 मतलब 0.67, और ये हो जाएगा 10 की पावर 16, और ये हो जाएगा z स्क्वायर बाय n क्यूब। तो आप प्रोपोर्शनलिटी भी याद रखें, ये कांस्टेंट है, तो टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द n, ठीक है, क्यूब ऑफ द n। तो आप इससे जो है ना इसको याद रख ले सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया यहाँ पे। तो ये जो है ना इस तरह से हम जो है ये जो मेन पॉइंट्स थे वो हमने देख चुके हैं। अब इसके बाद एनर्जी, तो एनर्जी का जो फॉर्मूला बनता है, ओके, 1 2 ये 3 4। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एनर्जी का, ओके, -13.6, ओके, -13.6 इंटू, अब यहाँ पे जो है ना ये z स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ये होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, किसमें आता है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, याद रखो। तो ये जो है ना आपको डायरेक्ट रिलेशन, तो अगर हमने जैसे ग्राउंड स्टेट की बात की तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो आपको ग्राउंड स्टेट पे एनर्जी आ जाएगी। अगर हाइड्रोजन एटम ले लेंगे तो z की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, सो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप ये हाइड्रोजन एटम ही कंसीडर करें तो इसको हटा दो, 1 लिख दो, लेकिन अलग अलग अब ऑर्बिट आएंगे, n इज इक्वल टू 1 पे -13.6, n इज इक्वल टू 2 पे ये वैल्यू बदल जाएगी, ओके, आप डिवाइड बाय 4 कर दो तो 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह अगर और आप बढ़ा देंगे तो आपको ये लेवल जो है अलग अलग आ जाएगी, सर 13.6 बाय 4 मतलब 3 पॉइंट समथिंग, 3.4 के करीब आ जाएगी। इसी तरह और एक लेवल, अगर हम n इज इक्वल टू 3 ले लें तो ये डिवाइड बाय 9, तो 13.6 डिवाइड बाय 9 लगभग कितना हो जाएगा, -1.5 के करीब हो जाएगा। तो ये लेवल्स आपको रहेंगे, ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। चलो आप पॉज करके कॉपी कर लो, ठीक है। चले अब देखिए यहां पर, अब ये जो इसका जो एनर्जी लेवल डायग्राम है वो आपको क्लियर है ना। चलिए एनर्जी लेवल डायग्राम, तो आपको पता है यहाँ पे मैं सिंपली जो है ना जैसे बता देता हूं, ये एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम, तो यहाँ पे ये n इज इक्वल टू 1, ये n इज इक्वल टू 2, ये n इज इक्वल टू 3, ओके, ये इस तरह से आप बता दें, n इज इक्वल टू यहाँ पे जो है ये 3, ये n इज इक्वल टू 4, और यहाँ पे बढ़ते 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 ये n इज इक्वल टू आप इंफिनिटी बता सकते हैं, ठीक है, बढ़ते चले जाए। तो ये जो लेवल है यहाँ पे अगर हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे तो ये हो जाएगा -13.6, -3.4, -1.51, -0.85, ये इस तरह से आ जाएगी, सारे किसमें रहेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहेंगे। तो अलग अलग लेवल पर इस तरह से ये एनर्जी आएगी। तो अब क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन यहां से जंप कर रहा है यहाँ पर, ये हाई एनर्जी लेवल है, नेगेटिव वैल्यू है, सो -3.4 इज ग्रेटर देन -13.6, तो क्या होगा, ये इनिशियल ये फाइनल, तो E इनिशियल माइनस E फाइनल, इतनी एनर्जी जो होगी इतनी एनर्जी का फोटोन रिलीज हो जाएगा। तो ये कितनी एनर्जी आ रही है तो आप वर्कआउट कर सकते हैं, ओके, सो एच न्यू या दिस इज E फोटोन इज इक्वल टू EI माइनस EF, तो EI कितना है -3.4 माइनस ऑफ -13.6, तो यू विल गेट -3.4 प्लस 13.6, तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी का फोटोन रिलीज हो जाएगा अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप करके आ रहा है, ठीक है। तो आप इस तरह से जो है देख सकते हैं। अब देखिए इसके बाद एनर्जी लेवल डायग्राम के बाद अब जो है यहां पर आपको जो है ना जो स्पेक्ट्रम सीरीज है वो रहेंगे। उससे पहले एक फॉर्मूला आपको होता है दैट इज कॉल्ड एज रिडबर्ग्स फॉर्मूला, ठीक है, आपने ये कॉपी कर लिया होगा, तो हम रिडबर्ग्स फॉर्मूला लिखेंगे, ओके, उसके बाद हम सीरीज देख ले सकते हैं। सो रिडबर्ग्स फॉर्मूला, तो रिडबर्ग्स फॉर्मूला हमको वो वेवलेंथ बताता है, ओके, जो ये ट्रांजिशन की वजह से आ रहे हैं, तो यहाँ पे वो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, ओके, रिडबर्ग्स फॉर्मूले के लिए, ओके, सो रिडबर्ग्स फॉर्मूला, रिडबर्ग्स फॉर्मूला, okay, so 1 by lambda is equal to, okay, 1 by
लेमडा इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा आपका आर जेड स्क्वायर 1 माइनस, ओके सॉरी यहाँ पे ये n रहेगा, ओके n फाइनल माइनस n इनिशियल, n फाइनल का स्क्वायर माइनस n इनिशियल का स्क्वायर, मतलब फाइनल लोकेशन। तो ये जंप करने के बाद लोकेशन छोटी रहेगी, तो याद रखो यहाँ पे वैल्यू कम आती है, यहाँ पे ज्यादा आती है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये जो है ना एन आई, ओके एन आई आपको क्या रह सकती है, तो एन आई विल बी 2, 3, 4, 5 ऐसा रहेगा, कुछ भी रह सकता, ठीक है, जो भी ये ऐसा रह सकता। अच्छा एन एफ क्या रहेगा, तो एन एफ विल बी एन आई, ओके ये +1, ओके यहां से आपको ये फाइनल जो है ना भाई इसमें जो है आपको सॉरी -1, ठीक है, -1, -2, -3 ऐसा जाएगा, ni -2 ये ऐसा करते करते कहां तक जाएगा, ये 1 तक, जहां पे 1 आ जाए, ठीक है। अगर कोई यहां से जंप कर रहा है, ठीक है, तो फाइनल कहां हो सकता है, अभी यहां पर भी आ सकता है, यहां पर भी आ सकता है, यहां पर भी आ सकता है। तो ये वैल्यूज आप अच्छे से समझ ले। कोई इसको 2 भी लिख सकता है, 1/n2 - 1/n1 इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो आप जो है इस तरह से लेंगे। अब यहाँ पे जो सीरीजेस हैं, ओके जो सीरीज हैं, ओके चले पहले आप पॉज करके कॉपी कर लो, ठीक है, कॉपी कर लिया आपने, ओके चलो। अब देखिए यहाँ पे जो सीरीज यूज होते हैं, चलो मैं इसको इधर लिखता हूं, चलिए। तो सबसे पहले आती है लाइमन सीरीज, वैसे एक्सप्लेन की गई या वर्क जो किया गया वो है बामर सीरीज, उन्होंने विजिबल स्पेक्ट्रम के ऊपर काम किया था, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले है लाइमन, ओके लाइमन सीरीज। तो इसमें क्या होता है भाई, जो n फाइनल होता है ना दैट विल बी 1 फिक्स्ड, ओके दैट इज फिक्स्ड। अब ni क्या हो सकता है, तो इनिशियल 2, 3, 4 ये टिल इंफिनिटी हो सकता है। तो अगर ये जो है, ओके यहाँ पे, ठीक है, ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, इसमें रखेंगे हम। तो यहाँ पर अगर हम फिगर ड्रॉ कर लें, ठीक है, अभी यहाँ पे जैसे फिगर थी ना, तो आप किसी भी हायर लेवल से, लेकिन कहाँ आना है, आपको लेवल 1 पे आना है, n = 1 पे आना है, ठीक है, n = 1 पे आना। चलो मैं ये फॉर्मूला ऐसे रखता हूँ, ये वाले को रख कर देंगे, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा क्लियरिटी रहेगी। यहाँ पे हम बता देते हैं, देखो ये ऐसे, ये n = 1। अब ये जो है ना n = 2, n = 3, n = 4, n = 5 ऐसे करते करते यहाँ पे सपोज ये बहुत जो है ना ऐसे बारीक बारीक ऐसे होते चले जाएंगे, तो हम ये इन्फिनिटी भी चले, कहाँ चले गए, ये सपोज ये इन्फिनिटी पे, तो यहाँ पे लिख दें आप, ये n = 1, n = 2, n = 3, n = 4, n = 5 इस तरह से, इसको बोला जाता है ग्राउंड स्टेट, ओके और इसको बोला जाता है फर्स्ट एक्साइटेड, ये सब आपको मालूम है। और ये है आपकी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, इस तरह से ये बढ़ता चला जाएगा। तो नंबर याद रखो, जब n = 3 बोल रहे तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, n = 4 बोले तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट रहेगी, ठीक है। चलो अब देखिए यहाँ पर, तो ये जो है ना ये जगह फिक्स है, तो ये अगर ये है n = 1, तो किसी भी हायर लेवल से 1 पे आ रहा है, तो ये 2 से आया, 3 से आया या 4 से आया या इन्फिनिटी से आया, तो ये होती है लाइमन सीरीज। ये कौन सी है, ये दिस इज वी आर हैविंग लाइमन सीरीज, ओके लाइमन सीरीज। तो इसमें क्या होता है, जो फोटोन रिलीज हो रहा है ना वो अल्ट्रा वायलेट, ओके उसकी फ्रीक्वेंसी की रेंज क्या होती है, अल्ट्रा वायलेट, ओके चले यहाँ पे हम जो है ना, ओके तो ये रेंज किसी होती है, दिस इज ऑफ अल्ट्रा वायलेट, इस रेंज की होती है। अब इसी तरह से दूसरा जो सीरीज होता है दैट इज कॉल्ड एज बामर, ओके बामर सीरीज, ओके तो यहाँ पे ये फाइनल स्टेज फिक्स होती है, 2 पे आना है इनिशियल। अब ये इनिशियल जो है आपको ये 3, 4, 5 ये इस तरह से रहेगा, ओके इस तरह से रहेगा। तो मतलब यहाँ पे अब जो आएगी ये इस पे आना है आपको, ये ऐसे आएगी, ये ऐसे आ जाएगी, या यहां से होते होते ये ऐसे। सो दिस इज वी आर हैविंग बामर सीरीज,
ओके बामर सीरीज। तो इसमें ज्यादातर हिस्सा जो है ना विजिबल का आता है, ओके कुछ हिस्सा इंफ्रारेड बोलते हैं, लेकिन मेनली हम जो है ना याद रखते हैं तो ये जो है मेनली विजिबल का आता है, कुछ हिस्सा रहेगा, ठीक है। चलो इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह से अब जो है बामर के बाद तीसरी जो सीरीज आती है वो आती है पैशन सीरीज, ओके पैशन सीरीज। तो इसमें जो फाइनल स्टेज होती है वो 3 होती है, और एन आई जो है ना एनीथिंग मोर देन दैट 4 5 6 7 ऐसे रहेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है ना ये जो आएगी वो यहाँ पे आती है, तो आप ये ऐसे बता सकते हैं दिस इज वी आर हैविंग द पाशन सीरीज, ये इन्फिनिटी से दिस इज पाशन। तो इससे आगे के जितने सीरीज होते हैं वो जो है ना इंफ्रारेड वाले जो है रेंज के जो है फोटोन इनसे रिलीज होते हैं, इंफ्रारेड, ओके इंफ्रारेड। आगे अब देखिए बोर्ड में इतने ये 3 ही दिया है, लेकिन नीट की बात करें तो आपको जो है ना नेक्स्ट 2 और मिलेंगे, दैट इज वी आर हैविंग ओके ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट सीरीज। तो इसमें क्या होता है जो फाइनल होता है वो 4 होता है, और इनिशियल क्या होगा आपका, सो दैट विल बी 5 6 7 ऐसे होगा। और इसके बाद की जो है ना ब्रैकेट के बाद जो है फंड सीरीज, ये भी आपको एनसीईआरटी में रहेगा नीट के हिसाब से। तो ये जो है ना फाइनल स्टेज 5th रहेगा, इनिशियल इससे हायर लेवल पे 6 7 8 ये इस तरह से टिल इन्फिनिटी। तो ये दोनों भी ओके ये भी क्या आएंगे इंफ्रारेड में, इनके लिए भी क्या रहेगा दिस इज ऑल्सो ओके, ये तीनों भी जो है ना ये इंफ्रारेड, ये सब इंफ्रारेड में आएंगे, ओके इनसे जो एनर्जी रिलीज होगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, ओके वो फोटोन की वो इंफ्रारेड के रेंज की रहेगी। तो ये आपके पास है। तो अब क्या करता है आपको ये जो रिडबर्ग्स का फॉर्मूला है ना इसके बेसिस पे आपको इसके क्वेश्चन बनते हैं। कैसे बनते हैं, तो देखिए आपको पूछेगा कि भाई लिमिटिंग, ओके लिमिटिंग वेवलेंथ पता करो, मतलब लिमिटिंग वेवलेंथ ऑफ लाइमन, तो लाइमन की लास्ट वाली वेवलेंथ, तो लास्ट वाली वेवलेंथ कैसे आएगी, इंफिनिटी से जंप करके आ रहे, तो इनिशियल स्टेज इंफिनिटी, फाइनल स्टेज 1, एन की वैल्यू 1। या फर्स्ट के लिए बोलेगा कि फर्स्ट लाइन के लिए आप वेवलेंथ बताओ, तो फर्स्ट लाइन ऑफ दिस वन लाइमन इज दिस वन, मतलब n इज इक्वल 2 से n इज इक्वल टू 1 पे आ रहा है, तो n इज इक्वल टू 2 इनिशियल हो गया, n इज इक्वल टू 1 फाइनल हो गया। तो इस तरह से आप हर एक के लिए जो क्वेश्चन बनता है, या क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि भाई फर्स्ट और लास्ट लाइन की जो वेवलेंथ है उसका रेशियो बताओ, ओके लाइमन की। या ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन और फर्स्ट लाइन ऑफ बामर इनकी रेशियो बताओ, या लास्ट लाइन ऑफ लाइमन लास्ट लाइन ऑफ बामर इसकी रेशो बताओ, या कोई भी लाइन की किसी भी लाइन ओके सीरीज में मिक्स करके रेशो पूछ सकता है या वेवलेंथ पूछ सकता है, ठीक है। तो इस तरह के जो है ये क्वेश्चन जो है इसके अंदर बन सकते हैं। तो देखिए ये जो है सारी चीजें इसमें है, ओके। अब देखिए बोर्ड के हद तक यहाँ तक जो है सफिशिएंट हो जाता है, ओके। इसमें थोड़ी सी चीजें जो है ना, जैसे अगर हम नीट के हिसाब से बात करें तो कुछ चीजें बढ़ जाती है, जैसे नंबर ऑफ ट्रांजिशन या यूनिक वेवलेंथ, ओके एक्सपेक्टर लाइंस कितने होंगे, ये 2-3 चीजें बढ़ सकती है। तो आप जो रेगुलर जैसा जो रहेगा ओके कि भाई कितने ट्रांजिशन, तो जैसे सिंपल सा एक एग्जांपल यूनिक वेवलेंथ या नंबर ऑफ ट्रांजिशन, ये एक पॉइंट में बताता हूं आपको, चलो आप पहले पॉज करके कॉपी कर लो, कर लिया आपने। चलो अब देखो मैं यहाँ पे बताता हूं कि भाई नंबर ऑफ यूनिक वेवलेंथ्स। तो अगर हमने सिंपली एक छोटा सा एग्जांपल जैसे यहाँ पे ले लिया सपोज, ओके नंबर ऑफ यूनिक वेवलेंथ, सो यहाँ पे हमने ऐसे 3 लाइंस ले लिया, ठीक है। ये n इज इक्वल टू 1 पे ले लिया, उसके बाद n इज इक्वल टू 2 पे ले लिया, उसके बाद n इज इक्वल टू 3 पे ले लिया, और उसके बाद ये n इज इक्वल टू 4 पे ले लिया। तो अब यहाँ पे अगर ये जो ट्रांजिशन होंगे तो कितने होंगे, तो देखो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है ओके और ये ग्राउंड स्टेट में, तो अब देखो एक तो डायरेक्टली क्या होगा कि भाई वो ऐसे आ सकता है डायरेक्टली, ठीक है ये एक रहेगा। तो यहां से जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है ओके इसके हिसाब से एक वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अब इसके बाद दूसरा ओके दूसरा क्या हो सकता है कि भाई वो ऐसा भी आ सकता है, ये ऐसा भी आ सकता है। तो यहाँ अलग अलग, यहाँ से यहाँ तक आया तो एनर्जी रिलीज करा अलग फोटोन, यहाँ से यहाँ तक आया अलग एनर्जी रिलीज करा, यहाँ से यहाँ तक यहाँ पर भी अलग एनर्जी रिलीज करेगा। तो एनर्जी की वैल्यू बदलेगी तो फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की वैल्यू भी बदलेगी। इसी तरह यहाँ पे ये भी हो सकता है कि भाई और डायरेक्टली जो है ना पहले यहाँ आ गया और उसके बाद डायरेक्टली जंप ऐसे कर लिया, या पहले डायरेक्ट यहाँ आ गया और उसके बाद यहाँ जंप कर लिया। तो इसमें सिर्फ देखें कि रिपीट कौन सा हो रहा है उसको छोड़ दे। तो देखो ये वाला एक
रिपीट नहीं हो रहा, ये तो पूरा जो है सिंगल, ओके, ये यूनिक हो रहा है यहां से यहां तक का। उसके बाद ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये रिपीट हो गया तो इसको छोड़ दे आप। ये रिपीट नहीं हो रहा तो ये हो गया आपका पांचवा। इसके बाद ये वाला रिपीट नहीं हुआ तो इसको ले लेंगे आप छठा। ये रिपीट हो गया तो चौथे के जैसा है, तो इसको आप कैंसिल कर दें। तो 6 लाइंस वी आर हैविंग, ओके, 6 ट्रांजिशन या 6 यूनिक फ्रीक्वेंसीज या वेवलेंथ जो है यहाँ इस ट्रांजिशन पे मिल सकती है। तो इस तरह से आपको जो है ये पूछ सकता है। अब देखिए इसके बाद लास्ट जो है, जैसे हमने अभी पढ़ा कि भाई ये जो है हम किस मॉडल में पढ़ रहे थे, तो हम पढ़ रहे थे बोर के मॉडल में। तो बोर मॉडल के सबसे पहले ड्रॉबैक, या उससे पहले जो है डी ब्रॉगली ने जो सेकेंड पोस्टुलेट का एक्सप्लेनेशन दिया, बोर ने जो सेकेंड पोस्टुलेट बताया था कि भाई जो एंगुलर मोमेंटम होता है, ओके, एंगुलर मोमेंटम, तो क्या लिखा था हमने, ओके, चलो इसको रफ करता हूं मैं जस्ट, ओके, विद इन 5 मिनट्स विल वाइंड अप, ओके, सारे पॉइंट्स तक, लगभग सारे पॉइंट्स जो इसके अंदर आ चुके हैं। चलिए आखिरी 1-2 पॉइंट बचे हैं, उसको वाइंड अप कर लेंगे, ठीक। चलिए तो अब देखिए यहाँ पे डी ब्रॉगली एक्सप्लेनेशन, ओके, डी ब्रॉगली एक्सप्लेनेशन या डी ब्रॉय एक्सप्लेनेशन, ओके, एक्सप्लेनेशन ऑफ सेकेंड पोस्टुलेट ऑफ बोर, ओके, कॉन्सेप्टली बस याद रखें, इससे में कोई खास ऐसा कुछ है नहीं, फॉर्मूला आपको पता है कि L इज इक्वल टू NH/2π लिखते हैं, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर कि भाई ये जो है ना किस तरह से आया है, तो यहाँ पे डी ब्रॉय ने या डी ब्रॉगली ने बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ओके, तो इसका जो सरकमफेरेंस होता है, सरकमफेरेंस ऑफ ऑर्बिट, कोई भी ऑर्बिट का nth ऑर्बिट, सो दैट शुड बी सरकमफेरेंस of nth orbit that will be equal to n times of lambda। क्या बोला उन्होंने, n times of lambda बोला, मतलब ये जो है ना यहाँ रिवॉल्व कर रहा है, तो ये इसकी जो वेव बनेगी, ओके, ये इस तरह से, ये एक हो गया, फिर इसी तरह से समझो ये जो है ना ये दूसरा हो गया, यहाँ ऐसा बता दें, ठीक है। उसके बाद यहाँ जो है ना ये ऐसा जाएगा, ये तीसरा हो गया, फिर ये जो है ना ये ऐसा, थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा ठीक से, इसको ये ऐसा बना देंगे, ठीक है। तो ये जो है ना ये इस तरह से, ये ऐसा, तो यहाँ पे ये जो है ना आप चाहे तो ये दूसरा साथ में ऐसा भी बता सकते हैं समझने के लिए, ये ऐसे बता सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना ये n टाइम्स ऑफ लेमडा, मतलब ये एक वेवलेंथ, उसके बाद ये 2 वेवलेंथ, उसके बाद ये 3 और ये 4, तो फोर्थ ऑर्बिट के लिए इस तरह से आएगा। तो इससे वर्कआउट करके उन्होंने प्रूफ करके बता दिया कि अभी सरकमफेरेंस क्या है, तो ये 2πrn इज इक्वल टू ये n लेमडा, ओके, n लेमडा। तो इससे उन्होंने जस्टिफाई करके बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो लेमडा है, ओके, वेवलेंथ, ये जो लेमडा है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, तो ये जो है ना h/p लिखा जा सकता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो ऑलरेडी जो है जैसे डुअल नेचर में पढ़ा है हमने, मैटर वेव, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ लेमडा को क्या लिखते हैं, h/p, तो यहाँ पे ये 2πrn इज इक्वल टू दिस वन। तो अब इसको जो है सिंपली आप वर्कआउट करें, ओके, तो यहाँ पे अगर 2π को इधर ला लें, ओके, ये rn, ये p इंटू rn इज इक्वल टू ये n इंटू h/2π, तो p इंटू r, p क्या है, तो मोमेंटम, चलो अगर किसी को p इंटू r, ये एंगुलर मोमेंटम होता है, अगर ये वाला फॉर्मूला नहीं या तो mvp को लिखो और ये rn, अब तो आपको याद या समझ में आ गया होगा, ये nh/2π है, तो ये क्या है, सो दिस इज एंगुलर मोमेंटम, तो यहाँ पे ये एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू nh/2π। तो इस तरह से ये आया है, बताया था। बोर ने ये जस्टिफिकेशन नहीं दिया था, उन्होंने, वो जो है एक मैथमेटिशियन थे, तो उन्होंने कुछ नंबरिंग कुछ ऐसे मतलब सोचा और उन्होंने बताया कि ऐसा हो सकता है, उन्होंने पोस्टुलेट बोला था, ओके, पोस्टुलेट बोला था, थ्योरम नहीं बोला उसको, तो लेकिन डी ब्रॉगली ने इसको एक्सप्लेन करके बता दिया, ठीक है। चलो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए लास्ट पॉइंट है कि भाई ये जो बोर का मॉडल है इसके ड्रॉबैक्स क्या है, ओके, इसके ड्रॉबैक्स क्या है, तो चले हम इसको रब कर देते हैं। लास्ट पॉइंट
तो सिंपल से 2-3 पॉइंट है, इसके ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट कि भाई ये जो है किसके लिए यूज होता है, ओके, ड्रॉबैक्स ऑफ बोर्स मॉडल। तो यहां पे जैसे अगर पहला पॉइंट लिखेंगे, सो इट इज वैलिड फॉर ओनली हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम, वैलिड फॉर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम, हाइड्रोजन लाइक एटम। ये जो है सबसे पहला जो मॉडल है, ये मतलब किसी भी, जैसे हाइड्रोजन लाइक एटम का मतलब क्या है कि भाई ये जो है सिंपली सिंगल जो इलेक्ट्रॉन होगा, ओके, जिस एटम में सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा उसके लिए ही ये वैलिड है, ओके। तो जैसे लिथियम हम लिखते हैं हीलियम प्लस, तो हीलियम से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, हीलियम आयन बन जाएगा He+, तो फिर वो जो है ना उसके लिए हम ये बता सकते हैं लिथियम प्लस प्लस, तो वहां से 2 इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाए तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा। तो ये जो मॉडल है, इवन अगर 2 इलेक्ट्रॉन भी अगर किसी एटम में होंगे तो उसके लिए भी ये बता नहीं सकते, ये मॉडल यूज नहीं कर सकते। सो दिस इज द ड्रॉबैक यू आर हैविंग। अब देखिए जो स्पेक्ट्रम की भी बात की थी कि भाई जो स्पेक्ट्रम होता है एटॉमिक स्पेक्ट्रम, उसको जस्टिफाई किया, लेकिन उसके अंदर कहीं पर ओके जो इंटेंसिटीज आती है, ओके कहीं पे स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी होती है, कहीं पे जो है वीक इंटेंसिटी होती है, तो ये मॉडल उसकी भी इंफॉर्मेशन नहीं देता कि भाई यहाँ पे जो कुछ सम प्लेसेस ओके वीक और स्ट्रॉन्ग नो इंफॉर्मेशन about strong and weak intensities, okay, weak intensities in spectra, तो ये जो है मेनली पॉइंट है, मेन पॉइंट है। और ये जो है जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो होता है, हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी, इसको भी जो है वो फॉलो नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सारी चीजें हैं, ओके, तो इसमें जो है लास्ट जो था कि ड्रॉबैक ऑफ बोर्स मॉडल, ये भी हमने कवर कर लिया। डी ब्रॉगली का जो एक्सप्लेनेशन था वो भी हमने देख लिया है। तो सारे पॉइंट ओके इस चैप्टर से रिलेटेड जो सारे पॉइंट्स थे वो हमने कवर कर लिए। देखिए हमने यहाँ पे सिर्फ एटम जो है आज के माइंड मैप में लिया है, तो नेक्स्ट जो माइंड मैप है उसमें हम न्यूक्लियाई कवर करेंगे, ठीक है। सो देखिए आप अगर इसको पूरे से अच्छे से देखेंगे तो सारे पॉइंट सारे फॉर्मूले लगभग जो है ये इस चैप्टर के जो है आ चुके हैं, ठीक है। सो होप यू अंडरस्टूड दिस वन, ओके, विल कंटिन्यू फॉर द whatever the next chapter, that is nuclei. All the best, thank you.